जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और आप लोगों को लग रहा होगा आप थोड़ी ज्यादा एनर्जी में है क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ज्यादा एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को एनर्जी की जरूरत है। आप लोगों का एग्जाम आने वाला है और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू की चीजें देखें। हाँ, कुछ टॉपिक की चीजें होंगी वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया अपने ऑफलाइन क्लास में और बच्चों के यहाँ से क्वेश्चन कुछ छूट रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ टॉपिक है उन पर बना देते, छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियो इनको देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। स्थापत्य कला जिसे हम वास्तुकला भी कहते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं हम तो ध्यान रखना, इसको हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं। स्थापत्य कला को हम लोग किस और नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण की कला। वास्तुकला मतलब क्या हो जाएगी? भवन निर्माण की कला। ठीक है, चलो भवन निर्माण की कला में अगर तुमसे पूछा जाए वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं तो मध्य काल में हो जाता है। मुगल काल में शाहजहां का शासनकाल, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। चलो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हम केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, पूरे भारत का नहीं देखेंगे, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। थोड़ा स्पीड कम निकल लेते हैं ना। चलो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में चार तरीके स्थापत्य कला के नमूने आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा बौद्ध, बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित। दूसरा हो जाएगा हिंदू, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इंडो इस्लामिक, मतलब जितने भी इस्लामिक जो शासक रहे हैं उनके शासनकाल में बने हुए जो भी स्थापत्य कला है। और उसके बाद में फिर अंग्रेज जब आते हैं, अंग्रेज आए मतलब इंडो यूरोपियन स्थापत्य कला है ना। इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, पर ये सारे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो जाएगा? बौद्ध वाला हो जाएगा और इंडो इस्लामिक हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। हिंदू वाले से भी आपको पता ही होंगे, मंदिर वगैरह पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बौद्ध विहार से, है ना। तो बौद्ध वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? नालंदा विहार आ जाएगा। विहार मतलब ये समझ लेना जो एक तरीके का रहने का घर, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके रहने का घर हुआ करता था, जहां पे वो लोग रहते थे। बौद्ध भिक्षुक हैं, पढ़े लिखे होंगे, होशियार होंगे, तो जो ज्ञानी लोग होगा उसके आसपास कुछ लोग सीखने वाले भी बैठेंगे, तो बहुत सारे शिष्य आने लगे और शिष्य आते आते क्या बन गए? वो विद्यालय बन गए। तो नालंदा पहले एक विहार हुआ करता था, नालंदा विहार हुआ करता था, फिर नालंदा विश्वविद्यालय बन गया। और पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई तो कुमार गुप्त ने कराई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई तो कुमार गुप्त ने करवाई। कुमार गुप्त किस वंश का था? गुप्त वंश का था। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें कई सारे लोग समुद्रगुप्त लगा देते हैं, समुद्रगुप्त गलत हो जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। वैसे ही विक्रमशिला विहार है, विक्रमशिला विहार कहें या विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहें, इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। दोनों ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध मठ। बौद्ध मठ से अगर तुमसे पूछा जाए बौद्ध मठ क्या होते हैं तो शिक्षा के केंद्र जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम मठ कहते हैं। ठीक है, मठ जो होंगे उन्हें क्या कहेंगे? शिक्षा के जो केंद्र होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम मठ कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? शिक्षा के केंद्र हो जाएंगे। जो बौद्ध मठ है वो क्या हो जाएंगे? वो शिक्षा के केंद्र हो जाएंगे। वहीं अगर पूछा चैत्य क्या होता है तो चैत्य गुफा होती है। चैत्य क्या होता है? चैत्य एक गुफा होती है। ठीक है, चैत्य क्या हो जाएगी? चैत्य गुफा हो जाएगी। ठीक है, तो चैत्य को हम लोग इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मठ क्या होता है तो मठ शिक्षा का केंद्र, जहां पे शिक्षा दी जाती है उसे मठ कहते हैं। चैत्य अगर पूछेगा तो गुफा होती है। गुफा दो प्रकार की होती है, एक तो जहां पूजा हो रही थी, दूसरा स्तूप होता है। और स्तूप को हम लोग गुंबद भी कहते हैं। स्तूप को और क्या कहते हैं? गुंबद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करें कितने स्तूप बने हैं तो कुल स्तूपों की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध के अवशेषों पर, मतलब भगवान बुद्ध के जो शरीर के कुछ अवशेष हैं उनके आधार पर जो बने हुए स्तूप हैं उनकी कुल संख्या कितनी है तो आपसे अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध के अवशेषों के आधार पर बने हुए कुल स्तूपों की संख्या कितनी है तो आप 8 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 8 लगाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। चलो पूछा जाए अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप कितने हैं तो यहाँ पे 84 लिखा है, तो 84,000 कर लेना। ठीक है, अशोक ने कितने बनवाए थे तो अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे फेमस हैं, हम उन सबकी बात नहीं करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को। इस वाली स्लाइड में इतना ही है। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्तूप कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में है? हमने कहा था ना जो उत्तर प्रदेश में है हम लोग केवल वही देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्तूप कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा धामेक और चौखंडी। कौन कौन से जाएंगे? धामेक स्तूप और चौखंडी का स्तूप। ये दोनों दोनों कहाँ है? ये सारनाथ में है। और सारनाथ कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए सारनाथ कहाँ है तो आप लोग क्या लगाएंगे बताइए? अगर आपसे पूछा जाए सारनाथ कहाँ है तो आप लोग वाराणसी लगा देना। अगर ऑप्शन में सारनाथ नहीं है तो क्या लगाएंगे? वाराणसी लगा देंगे, क्योंकि वाराणसी के पास में ही तो है सारनाथ, मात्र 16 किलोमीटर की दूरी है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे धामेक स्तूप
तो सारनाथ हो जाएगा। चौखंडी स्तूप पूछे तो भी सारनाथ हो जाएगा। अच्छा, धामेक का कुछ और नाम भी लिख के आता है, कितने लोग जानते हैं धामेक का क्या नाम और लिख के आता है? तो धामेक को धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं? धर्मराज का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, धामेक को हम लोग धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं। तो अगर धामेक की जगह धर्मराज का भी लिख के आता है तो भी आप सारनाथ वाला ही लगाएंगे, मतलब धामेक स्तूप सारनाथ स्तूप है। चौखंडी स्तूप ये भी सारनाथ में ही है। पूछा जाए रामभर स्तूप कहाँ है, तो कुशीनगर में है। यहीं पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यही कुशीनगर में हुआ था। रामभर स्तूप वहीं पे बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। पिपर हवा स्तूप अगर पूछे तो सिद्धार्थ में लगाना। भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पे जिले का नाम रखा गया है, नाम है पिपर हवा स्तूप। और पिपर हवा स्तूप अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ लगाओगे? सीधे लगाओगे सिद्धार्थनगर में। कहाँ हो जाएगा? सिद्धार्थनगर में। चलिए, इस स्लाइड में इतना है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में है हिंदू स्थापत्य कला से संबंधित। हिंदू स्थापत्य कला में अगर देखा जाए तो हिंदू स्थापत्य कला का अगर आपसे पूछा है स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? हिंदू स्थापत्य कला का स्वर्ण काल गुप्त वंश को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त वंश को कहते हैं, क्योंकि गुप्त वंश में कई सारे मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दो विशेष हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो है भीतरगांव मंदिर। कौन सा है? भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। अगर आपसे पूछा है किस भगवान का मंदिर है तो ये लक्ष्मण का मंदिर है। किसका मंदिर है? लक्ष्मण का मंदिर है। ध्यान रखना, कानपुर में भी अगर आपसे पूछा जाता है कानपुर में भी कौन, तो कानपुर देहात। आपसे क्या ध्यान रखेंगे? देहात। याद कैसे करेंगे कि देहात, गांव देहात की, यहाँ गांव है यहाँ देहात, तो गांव देहात की बात होगी तो कानपुर का ये मंदिर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है ये, कानपुर देहात में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भीतर गांव का मंदिर। अच्छा, कानपुर में एक और फेमस मंदिर है, लेकिन वो गुप्त वंश से संबंधित नहीं है, बाद में बना हुआ है। जेके टेम्पल कहते हैं उसे, लेकिन वो कानपुर नगर में है। गुप्तकालीन बना हुआ अगर मंदिर पूछा जाए तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? दशावतार मंदिर। इसे देवगढ़, देवगढ़ कहेंगे। ठीक है, देवगढ़ में है। ठीक है, कौन सा मंदिर कहेंगे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और अगर पूछेगा किस जिले में है तो आप झांसी लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? झांसी। तो झांसी में कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। कट रहा है मतलब रोके हो बंद कर दे पूरा? चल रहा है इसे ना, तो यार मालूम मुझे, टाइम देख लो कितना हुआ। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए दशावतार मंदिर कहाँ है तो आप झांसी लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? झांसी। झांसी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप देवगढ़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देवगढ़ या देवघर भी होगा तो भी आप लगा सकते हैं। भीतर गांव मंदिर पूछे तो लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति भी गायब हो गई है ना, तो कानपुर देहात में है ये। और ये दोनों के दोनों मंदिर ही कब बने थे? गुप्त वंश के शासनकाल में बने थे। इसलिए गुप्त वंश को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला पूरे स्थापत्य कला का नहीं, पूरी स्थापत्य कला का हो जाएगा शाहजहां का शासनकाल। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए हिंदू स्थापत्य कला का, अगर पूछा जाए हिंदू स्थापत्य कला का या हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो गुप्त वंश के काल में हुआ। ठीक है, फिर पूछा जाए काशी विश्वनाथ का मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है तो आपको सब लोग बता दोगे। वाराणसी लगाओगे, काशी लगाओगे, बनारस लगाओगे, सारे हैं किसके नाम? काशी के ही तो नाम है। भगवान भोलेनाथ की नगरी। किसकी नगरी हो जाएगी? भगवान भोलेनाथ की नगरी। काशी विश्वनाथ का मंदिर वहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछेगा इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने तुड़वा दिया था ना इसको, तो ध्यान रखना अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने, आप इसको ध्यान रखेंगे, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर इसका पुनर्निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने, और काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में ही है, वाराणसी कह सकते हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए फेमस है। और यहाँ कोई एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं। श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारे मंदिर हैं, उनके जन्म से संबंधित। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा में है। और ये भी बहुत सारे मंदिरों से संबंधित है, और हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे तुमको यहाँ पे मंदिर मिल जाएंगे। तो स्थापत्य कला के बहुत सारे नमूने अभी भी दिखेंगे, है ना। अब ये थोड़ा विवाद में भी है ना, इस पर भी चर्चा हो रही है। वहां पे भी एक मस्जिद वगैरह बनी है, उस पर कुछ चर्चा हो रही है। चलो हम लोग फिलहाल अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, अपना पेपर जो जिस हिसाब से बनता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डेटा मैंने लिख लिया था तुम लोगों को, जिससे तुमको ज्यादा समय ना लगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी तुमको हम दे सकें एक बार में। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? मध्यकाल में। वो तो हो गया प्राचीन काल में। प्राचीन काल में हमने देखा बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित। मध्यकाल में अगर देखें तो मध्यकाल में कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सरकी शैली। सरकी शैली में स्थापत्य कला अगर देखा जाए तो सरकी शैली कहाँ है? जौनपुर में है। सरकी शैली में कहाँ है? सरकी शैली से बनी हुई इमारतें या स्थापत्य कला के नमूने आपको जौनपुर में दिखेंगे। जौनपुर में अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद और लाल दरवाजा। जौनपुर में अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद और लाल दरवाजा, आपको तीनों ध्यान रखने हैं। पूछा जाए सरकी शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है,
तो अटाला मस्जिद। पूछा सर्किल शैली में बनी हुई झंझरी मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में है। लाल दरवाजा भी वही है। इसे सिराज हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराज हिंद। क्या कहते हैं, सिराज हिंद। ध्यान रखना, सिराज हिंद किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना जौनपुर को कहते हैं। ठीक है, तो सर्किल शैली में बनी हुई सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा हो जाएगा, अटाला मस्जिद हो जाएगा, और ये जौनपुर में है। दूसरा अगर बात करें मध्यकाल में ही मुगल शैली है। मुगल शैली में बहुत सारी चीजें बनी है। तुमको पता होगा मुगल आगरा में रहते थे ना, तो आगरा में ही बनाया है ताजमहल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल को किसने बनवाया, अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल को किसने बनवाया, तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। तो इसको आपको ध्यान ही रखना है, किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है ना। इसमें कोई लोग गलत नहीं करोगे, मुझे ही पता है। पंचमहल पूछा जाए, मरियम महल पूछा जाए, बीरबल महल पूछा जाए, और ये सब के सब पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो आप ध्यान रखना ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। अब बनवाया इसको किसने था, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, इन सबको किसने बनवाया था, अकबर ने। आप ध्यान रखना, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा इस मध्यकाल से तो पंचमहल है। इस बार आपसे पंचमहल पूछेगा या फिर हवा महल पूछेगा, वो भी यही है। हवा महल, पंचमहल, मरियम महल, मरियम उज जमानी महल, या फिर और भी जो इनके मरियम के नाम थे वो ध्यान रखना, अकबर की बीबी के, है ना। तो जोधाबाई महल जो भी पूछे, जोधाबाई भी इन्हीं का नाम था, तो वो भी ध्यान रखना। और बीरबल भी अकबर के दरबार में ही थे, तो इनको भी ध्यान रखना। ये सब किसने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बने हुए। पहली बात तो ये तीन के तीनों कहाँ बने हुए हैं, ये फतेहपुर सीकरी में बने हुए हैं, और इनको आप ध्यान रखेंगे अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको भी अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में बना हुआ है, इसे अकबर ने ही बनवाया था। ध्यान रखना, शाहजहां नहीं लगाएगा कोई। आगरा का किला अगर पूछेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, आगरा का लाल किला भी लिख के आता है। आगरा का लाल, जैसे लाल किला दिल्ली में एक है, वैसे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में भी है। तो आगरा का लाल किला अगर पूछता तो आप अकबर लगाएंगे। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। और इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया था, ये भी अकबर ने ही बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था, यहीं पे 1765, यहाँ पे क्या हुआ था, 1765 की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। आपको ध्यान रहना चाहिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी इलाहाबाद के किले में। चलो, मध्यकाल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो मध्यकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे शाहजहां के शासनकाल को मध्यकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। चलिए और देखते हैं। पूछा है बेदाग सफेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा किसे कहते हैं, तो एतमाद उद्दौला का मकबरा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला कौन थे, पहली बात तो ध्यान रखो, एतमाद उद्दौला का मकबरा है कहाँ, तो ये आगरा में है। कहाँ है, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ये आगरा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा। पूछा जाए बेदाग सफेद संगमरमर, बेदाग मतलब इसमें कोई भी दाग है ही नहीं, मतलब एकदम प्योर सफेद संगमरमर का बना हुआ है एतमाद उद्दौला का मकबरा। पूछा जाएगा कहाँ है, तो ये आगरा में है। पूछा है किसका है, तो मिर्जा ग्यास बेग का है। किसका है, मिर्जा ग्यास बेग। अब ये कौन से हैं, कोई शासक तो है नहीं बड़ा, ऐसा तो कोई नाम आपको सुना नहीं होगा। तो फिर ध्यान रखना, नूरजहां इनकी बेटी है ना, और नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नूरजहां ने बनवाया था अपने पिताजी के नाम पे, मिर्जा ग्यास बेग इनके पिताजी का नाम था, उन्हीं के नाम पे बनवाया था एतमाद उद्दौला का मकबरा। कहाँ पे, आगरा में। तो एतमाद उद्दौला मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा है, नूरजहां ने उनकी बेटी ने बनवाया था। अच्छा, पूछा है पित्रा ए दूरा शैली का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस जगह पे किया गया था, तो ताजमहल में भी किया गया था और एतमाद उद्दौला मकबरा में भी किया गया था। पित्रा ए दूरा शैली है, ठीक है, तो मुगल शैली से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब कुछ चीजें रह गई हैं आधुनिक चित्रकला से, है ना। आधुनिक चित्रकला नहीं, चित्रकला का वीडियो अगला बनाएंगे ना, उसमें ध्यान रखेंगे। तभी तक आप लोग देखिए आधुनिक स्थापत्य कला। आधुनिक काल में स्थापत्य कला की शैली कौन कौन सी है, एक तो हो जाएगी लखनऊ कला। लखनऊ कला की शैली हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी आपकी, लखनऊ कला की शैली हो जाएगी। तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ कला को में बनी हुई शैली कौन हो जाएगी, इमामबाड़ा हो जाएगी। लखनऊ कला शैली में बनी हुई स्थापत्य कला की जो सबसे उत्कृष्ट नमूना हो जाएगा आपको इमामबाड़ा मिलेगा। यहाँ पे रूमी गेट भी है, और क्या है, रूमी गेट भी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ शैली में ही बना हुआ है, ठीक है। दूसरा बात करें इंडो यूरोपियन शैली। इंडो यूरोपियन आप कह सकते हो, ब्रिटिश शैली भी कह सकते हो ना, इंडो ब्रिटिश शैली, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो इंडो यूरोपियन शैली मतलब भारतीय और ब्रिटिश शैली, यूरोपियन शैली से मिलकर के बना है। तो वो आप ध्यान रखेंगे, चारबाग का रेलवे स्टेशन है। कौन हो जाएगा आपसे, चारबाग का रेलवे स्टेशन। आई होप इतने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी, अगर इंडो यूरोपियन पूछा जाए तो अंग्रेजों ने बनवाया था चारबाग का रेलवे स्टेशन, वो आपको याद होगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। आधुनिक काल की अगर बात करें तो लखनऊ शैली को ही आधुनिक काल की स्थापत्य कला की शैली कहते हैं। इमामबाड़ा और रूमी गेट उसी शैली में बने हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हिंदू से समझ में भी आ गया होगा। भीतर गांव का मंदिर, दशावतार मंदिर आपको बहुत मोस्ट है, याद रखना ही है। काशी विश्वनाथ का मंदिर आप ध्यान रखेंगे, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं।
चाहकर भी नहीं भूलेंगे। धामेक स्तूप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। धामेक स्तूप आपको याद रखना है। इस बार मेरी उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा धामेक स्तूप या फिर चौखंडी स्तूप, इन दोनों में से पूछेगा। आपको दोनों ध्यान रखने कहाँ है, सारनाथ में है। अगर सारनाथ ऑप्शन में नहीं लगता तो वाराणसी लगा लेना, 16 किलोमीटर की तो मात्र दूरी है। चलो, रामभर स्तूप पूछेगा तो कुशीनगर में है। भगवान बुद्ध को यहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसी कुशीनगर में। पीपर हवा अगर पूछा जाएगा स्तूप तो सिद्धार्थ नगर में हो जाएगा। बस यही सारी चीजें थी। पूछा जाएगा बौद्ध विहार, तो विहार जहाँ पे रहते हैं लोग, शिक्षा का केंद्र भी हुआ करते, तो नालंदा और विक्रमशिला दो बौद्ध विहार थे। नालंदा को बनाया था कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला को बनवाया था धर्मपाल ने। धर्मपाल पाल वंश का था और कुमारगुप्त तो गुप्त वंश का था ही, उसको आपको पता ही होगा। मठ होते शिक्षा का केंद्र, जहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। चैत्य होते जो गुफाएं होती हैं, पूजा भी होती है कई सारों में। स्तूप भी बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्तूप का मतलब क्या होता है, जो गुंबद होते हैं वही स्तूप होता है, और कुछ नहीं होता। बुद्ध के अवशेषों पे बने हुए कितने स्तूप हैं, तो 8 हैं। और अशोक ने सबसे ज्यादा बुद्ध के जो स्तूप हैं भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म से संबंधित, अशोक ने बनवाए थे। लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे इसने। बस इतनी सारी चीजें तो थी, कौन से बहुत ज्यादा थी। स्थापत्य कला की मैंने सारी चीजें भगवान बुद्ध से संबंधित भी देख ली, हिंदू धर्म से संबंधित भी देख ली, इंडो इस्लामिक भी देख ली, है ना, मध्यकाल वाली जितनी भी है, अकबर बाबर हुमायूं शाहजहां वाली, इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन जो हमने अभी देखा, चारबाग रेलवे स्टेशन, वो भी देख लिया। वास्तुकला या भवन निर्माण की कला हमने आज पूरा देख लिया। आई होप मैंने आपका ज्यादा समय भी नहीं लिया होगा, और बहुत सारी जानकारी जो आपको बहुत सारी चीजें पहले से नहीं पता होंगी वो भी मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, और जो भी आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, या आपको लगता है कि एक और चीज बता देनी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि 5 मिनट में ऐसे ही कुछ वीडियो बना करके समझाया जाए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उस पर अगला वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।